अगला लेसन है जो टॉपिक का यानी विज्ञान विषय का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, चैप्टर का नाम है किशोरावस्था। किशोरावस्था, देखो जो उम्र होती है यानी जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक, तो कुछ यानी वृद्धावस्था तक, तो उनको कई कैटेगरी में यानी उम्र के हिसाब से उन्हें कई कैटेगरी में विभाजित किया गया। जैसे छोटा जन्म हुआ तो शैशवावस्था, फिर उससे बड़ा हुआ थोड़ा सा तो बाल्यावस्था, है ना, फिर किशोरावस्था, युवावस्था और फिर आगे वृद्धावस्था। तो ये अवस्थाएं होती हैं और हर अवस्था में कुछ न कुछ विशेषताएं, हर अवस्था की विशेषताएं कुछ न कुछ होती हैं। तो वही यहाँ पर अब जो एक दी गई है, ये टॉपिक दिया गया किशोरावस्था। अच्छा, ये देने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण भी ये था कि तुम लोग इस अवस्था में हो, ठीक, इस अवस्था में तुम लोग हो, इसलिए तुम लोग अपने बारे में ज्यादा अच्छे से जान सकते हो, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे दिया गया है। ठीक, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको इसमें समाहित किया गया है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि किशोरावस्था है क्या। तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति बढ़ता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, ये प्राकृतिक होता है, इस पे किसी का नियंत्रण नहीं है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। यानी उम्र जब ये वृद्धि होती है शरीर में हमारे, यानी सब हमारे शरीर में जब वृद्धि होती है तो हमारे शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं। ठीक, हमारे शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं और इन्हीं बदलावों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो जो बदलाव आते हैं उनमें एक सबसे बड़ा बदलाव आता है जनन परिपक्वता। ठीक, जनन परिपक्वता का मतलब यह है कि हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे विकसित हो जाते हैं, यानी कुछ अंगों में वृद्धि अपने आप होती है या उनमें बदलाव अपने आप आ जाता है और वो परिपक्व हो जाते हैं, इसलिए, और ये जिस उम्र में होती है, जिस अवस्था में होती है, वही कहलाती है किशोरावस्था। और ये किशोरावस्था मानी कब से कब तक जाती है, तो किशोरावस्था की जो उम्र मानी जाती है 10 या 11 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक की जो उम्र होती है, ये किशोरावस्था कही जाती है। और किशोरा यानी जो किशोर होते हैं, है ना, ये जो उम्र होती है इसी को टीनेजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीनेजर्स कहा जाता है। ठीक, किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? टीनेजर्स। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व यानी पहले प्रारंभ हो जाती है। ठीक, यानी जो लड़के हैं, अगर लड़कों में यह अवस्था लड़कियों में अगर प्रारंभ हो रही 11 वर्ष से, तो लड़कों में आएगी लगभग 12 वर्ष से। तो एक औसतन माना जाता है कि 10 या 11 वर्ष से लड़कियों में, है ना, और 11 या 12 वर्ष से लड़कों में प्रारंभ होती है। ठीक, यह अवस्था। अब इसमें जो शरीर में यानी जब ये अवस्था प्रारंभ होती है तो शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसे सबसे पहले यानी ये हमारा जो शरीर का आता है यानी यौवन, ठीक, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है लंबाई में वृद्धि। ठीक, इस उम्र में यानी लंबाई में एक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। यानी इस उम्र में जो लड़के होते हैं और जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां जैसे मान लीजिए लड़कियों में लंबाई बहुत जल्दी बढ़ जाती है, लड़कों में कुछ समय बाद अचानक बढ़ती है। ठीक, तो वही वहां पे बताया गया था कि यह अवस्था लड़कियों में पहले प्रारंभ हो जाती है, यानी 1-2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें परिवर्तन क्या आपको देखने को मिलेगा? लंबाई में वृद्धि होगी। दूसरा क्या परिवर्तन मिलेगा? शारीरिक आकृति में जो है परिवर्तन आ जाता है। शारीरिक आकृति यानी हमारे शरीर में कई सारे बदलाव आ जाते हैं, आकृति में बदलाव आ जाते हैं। जैसे
किशोरावस्था में लड़कों के कंधे एवं सीना चौड़ा, यानी ये जो कंधे हैं, शोल्डर, ये और सीना, ये चौड़ा हो जाता है। ठीक, शरीर पेशियां यानी शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी दिखाई देती हैं। यानी जो लड़कों का जो शरीर होता है वो सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देता है। कहने का मतलब ये, जैसे मांसपेशियां वगैरह, जैसे बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो जिम वगैरह करने लगते हैं, देखा है, जिम वगैरह करने लगते हैं तो उनकी मांसपेशियां ये बढ़िया शरीर गठा हुआ दिखाई देने लगता है। और ये तो था लड़कों में। यानी सबसे पहला क्या बदलाव, सीने चौड़े, यानी सीना चौड़ा, यानी सीने में वृद्धि होगी और साथ में कंधों में। और शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी दिखाई देती है। और लड़कियों में कमर का निचला हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। ठीक, कमर का निचला हिस्सा चौड़ा। इसके बाद अगला जो परिवर्तन आता है, स्वर में परिवर्तन। स्वर मतलब आवाज। ठीक, देखा होगा जैसे जब बच्चा छोटा होता है 8 से 10 साल तक, तो लड़के और लड़कियों की ध्वनि में ज्यादा अंतर नहीं होता है, यानी एक जैसी कुछ आवाजें होती हैं। लेकिन यह आवाज जैसे ही हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो अचानक इनमें बदलाव आ जाता है। यानी लड़कों की जो आवाज होती है वो अलग हो जाती है और लड़कियों की आवाज अलग हो जाती है। और ये बदलाव आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण होता है तारत्व या पिच का। याद रखना, तारत्व या पिच। तो तारत्व अगर ऊंचा है तो ध्वनि अलग होगी, नीचा है तो तारत्व अलग होगी। तो वही यहाँ दिया गया है कि यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स, स्वर यंत्र को ही लैरिंग्स कहा जाता है। स्वर यंत्र को क्या कहा जाता है, लैरिंग्स। तो याद रखना, यानी किशोरावस्था में क्या बढ़ जाता है, स्वतंत्र यानी स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि होती है। लड़कों का स्वर यंत्र अपेक्षाकृत बड़ा, गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। यानी ये वाला हिस्सा ये दिखाई देने लगेगा। ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडम्स यानी एप्पल, या इसी को कंठ मणि कहते हैं। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, कंठ मणि या एडम्स एप्पल। इसके बाद लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई, ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देता है। ठीक, लड़कियों का स्वर यंत्र यानी स्वर जो होता है उच्च तारत्व वाला होता है। यानी जो लड़कियों का स्वर यंत्र होता है वो अधिक तारत्व वाला होता है, और ऊंचा तारत्व होने के कारण ही इनकी आवाज होती है वो पतली हो जाती है। ठीक, पतली, धीमी कह सकते। और लड़कों का जो स्वर होता है वो गहरा यानी नीचा होता है, जिसकी वजह से इनकी आवाज होती है वो थोड़ा सा भारी हो जाती है, आवाज में भारीपन आ जाता है। ठीक, इसके बाद एक और परिवर्तन क्या आ जाता है, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। शरीर में यानी किशोरावस्था में स्वेद और तैल ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तुम लोगों ने देखा होगा कुछ बहुत देर से हो रहा है क्या, ये इधर थोड़ा बहुत मेज हिली होगी। चलो अच्छा, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। अब देखा होगा बच्चा जब तक छोटा होता है तब यानी जब बाल्यावस्था होती है उस समय उनकी इन ग्रंथि यानी जो स्वेद और तेल ग्रंथियां होती है इनमें विकास नहीं होता है। ठीक, यानी ये क्रियाशील नहीं हुए होते। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो इनमें वृद्धि हो जाती है। यानी जैसे कभी कभी सुना होगा हमारी स्किन बहुत आयली हो जाती है, आयली सुना है, यानी बहुत लोग कहते हैं आयली यानी तेलौस जाती है, ये कहते हैं शब्द। तो जो आयली हो जाती है तो ये आयली क्यों हुई, ये किशोरावस्था में आती है और ये हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, और जब वो सक्रिय हो जाती हैं तो यह स्थिति बढ़ती है। यानी किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं। किनके कारण,
स्वेद और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण। मान लीजिए किसी में ज्यादा आयली, किसी की कम। स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा यानी वाहियों द्वारा स्रावित करती हैं। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। देखो जो ग्रंथियां हम लोग पढ़ेंगे, ग्रंथियां दो प्रकार की पढ़ी जाएंगी, एक अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथियां हम लोग जो पढ़ेंगे, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होंगी, वो जो हार्मोन्स होंगे उनको सीधे वो रक्त में प्रवाहित करते हैं, सीधे रक्त में प्रवाहित करती हैं, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाएगा। किनको? अंतःस्रावी ग्रंथियों को। ठीक, अब एक तो ये स्वेद तेल ग्रंथियां, ये जो चार बदलाव हुए, इसके अलावा जो पांचवा बदलाव होता है जनन अंगों का विकास। यौनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। यहां से एक पॉइंट याद रखना, वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मादा जननांग किससे संबंधित है, नर जननांग किससे संबंधित है। ठीक, या पुरुषों में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है, महिलाओं में कौन सा अंग नहीं पाया जाता, तो वो याद रखना। जैसे वृषण यानी ये जनन अंग, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जनन अंग नहीं है या कौन सा है, तो वृषण ये पुरुषों में पाए जाते हैं, एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। याद रखना, शुक्राणु ये किनमें पाए जाते हैं? पुरुषों में। ठीक, लड़कियों में अंडाशय में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। देखो, पुरुषों में पाया जाता है शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक, और जैसे वहां वृषण पाए जाएंगे, यहां पर क्या? अंडाशय। जो शुक्राणु स्थित होते हैं वो कहाँ? वृषण में होते हैं, और जो अंडाणु होते हैं वो कहाँ? अंडाशय में होते हैं। इसके बाद में और सबसे बड़ा जो बदलाव आता है, सबसे बड़ा बदलाव क्या आ जाता है? सबसे बड़ा बदलाव आ जाता है उनकी मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। यानी किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कल्पनाशील हो जाते हैं। कल्पनाशील का मतलब इस उम्र में बच्चे बहुत कुछ अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ये पढ़ाई करेंगे तो ये बनेंगे, हम ये करेंगे तो ये बनेंगे, इस तरह से है ना, हम ऐसा करेंगे, मतलब कि कल्पना में जीने लगता है। तो वो यहाँ किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। यानी इसमें परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा वो सोचता है, तरह तरह पे, यानी समय समय पर उसके मन में बदलाव आते रहते हैं। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। और इस उम्र में बच्चा यानी किशोरावस्था में जो भी लड़का हो या लड़की जो भी काम करता है तो वह उसको यही लगता है कि हम सही कर रहे हैं। और इस उम्र में जो भी, अगर मान लीजिए कोई गलत काम कर रहे हो तो आप जो काम करोगे वो आपको अच्छा लगता है। ठीक, आपको वो काम अच्छा लगेगा, और जो आपको रोकेगा उस काम को करने से, आपको वो, ये समझ लीजिए वो व्यक्ति आपको दुश्मन नजर आएगा। अरे ये हमका टॉक है करते हैं, ये हमको कुछ करने नहीं देते हैं। ज्यादातर देखा होगा इस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप से जो कुछ रास्ते से बिगड़ जाते तो अपने माँ बाप को दुश्मन मानने लगते हैं। ये हमको कुछ करने नहीं देते, ये हमको पढ़ने नहीं देते, ये हमको मोबाइल नहीं चलाने देते हैं, है ना। इस तरह की स्थितियां ये इसी में है। सबसे ज्यादा जो कल्पना में जीवन जीता है बच्चा, वो इसी उम्र में जीता है, एवं अपने प्रति अधिक सचेत। और वो ये सोचता है अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद कर लेंगे, है ना। लेकिन माँ बाप को लगता है नहीं अभी ये बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि नहीं अब हम बड़े हो गए, अब हम खुद कर लेंगे। अधिक सचेत होता है, उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है कि जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यानी बच्चा इस उम्र में सबसे अधिक सीखता है। ये तो जो थे ये प्राथमिक, यानी ये कुछ ऐसे पहले बदलाव आते हैं। इसके बाद मुख्य लक्षण यानी
अगर हम किसी व्यक्ति को देखें, कुछ ऐसे जो लक्षण हैं जिनको हम देख के ही जान सकते हैं, और ये जो बदलाव हैं, इन बदलावों से हम लड़के और लड़कियों में सीधा अंतर कर सकते हैं। ठीक, जैसे इनको कहा जाता है गौड़ लैंगिक लक्षण। जैसे युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। यानी इन लक्षणों के, ये जो लक्षण बताए, स्तनों का विकास स्त्रियों में यानी लड़कियों में, और लड़कों में दाढ़ी मूछ, यानी जैसे 16-17 साल की उम्र होती है तो देखा होगा लड़कों में हल्की हल्की दाढ़ी आने लगती है। तो अब दाढ़ी आने लगी तो इससे हम पहचान बता सकते हैं कि ये लड़का है ना। ऐसे ही लड़की और लड़कियों में अंतर सीधे से कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटा जैसे 10-12 साल का लड़का है, अगर उसे आप कपड़े पहना दे अच्छे से, एक ही ड्रेस, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी बाल वगैरह बढ़िया दोनों के एक जैसे कटे हों, तो आप ये नहीं कह सकते कि लड़का है कि लड़की है। लेकिन कुछ ये जो लक्षण हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है 16 से 17 साल का, 15 से 16 साल का, तब इन लक्षणों की वजह से आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक, अगला है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन हुए, अभी जितने हम लोगों ने परिवर्तन पढ़े, तो वो एक हार्मोन, यानी अगर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो उनमें अलग हार्मोन्स होगा, पुरुषों में अलग हार्मोन्स होगा, और इनका जो नियंत्रण है वो अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा होता है। ठीक, और ये हार्मोन्स क्या होते हैं? तो ये हार्मोन्स रासायनिक पदार्थ हैं। यानी हार्मोन्स क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों, अगर कहा जाए हार्मोन्स का श्रावण कहाँ से होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन, यानी पौरुष हार्मोन ये यौनारंभ के साथ किनमें होगा, यानी ये हार्मोन्स करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक, का श्रवण प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है। यानी पुरुषों में अगर कहा जाए, लड़कों में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है जिनकी वजह से जननांगों का विकास होता है, तो वो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो याद रखना, ये पुरुषों में कौन सा अंग पाया, यानी कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह से महिलाओं में, यानी लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय, स्त्री हार्मोन्स अथवा एस्ट्रोजन, वहां टेस्टोस्टेरोन लड़कों में, लड़कियों में एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकास हो जाते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना, हाँ, द्वारा स्रावित किया जाता है। यानी दो हार्मोन्स पढ़े, लड़कों में कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में कौन सा? एस्ट्रोजन। ठीक, अब ये हार्मोन्स शरीर में अलग अलग बदलाव लाते हैं। अब किसी में हार्मोन्स ज्यादा ना हो या कम ना हो, तो उनका नियंत्रण कौन करता है? उन हार्मोन्स पर भी नियंत्रण रखता है कौन? जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। और इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मास्टर ग्रंथि? क्योंकि यह ग्रंथियों पर भी नियंत्रण करती है। यानी ग्रंथि तो है ये भी, लेकिन यह दूसरों पर भी नियंत्रण रखती है, दूसरी अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि। ठीक, अब इसके बाद जनन प्राकार प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका क्या है, यानी इन हार्मोन्स का क्या मतलब है, क्या कार्य है? ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन
रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है, यानी रुधिर, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह निरंतर होता रहता है, और ये जो हार्मोन्स, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, वो हार्मोन्स को किसमें, रुधिर में प्रवाहित करती हैं। और जब रुधिर में प्रवाहित करती हैं तो ये जो रुधिर होता है ये प्रत्येक अंग तक जाता है। तो जो हार्मोन स्रावित हुआ है तो उसे किस अंग में जाना है, कहां पर जाना है, तो वो उसी के माध्यम से, यानी रक्त के माध्यम से उस अंग तक पहुंच जाता है। ठीक वही लक्ष्य स्थल, और वो लक्ष्य स्थल तक जब पहुंच जाता है तो वो लक्ष्य स्थल होता है, वो क्या करता है, उस कार्य के प्रति फिर अपनी अनुक्रिया करने लगता है, यानी वो अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। जैसे कि मान लीजिए हार्मोन्स ने पैरों को निर्देश दिया, पैर में कांटा चुभ गया जैसे, तो ये क्या करते हैं, ये मनुष्य मस्तिष्क को सूचना दे देते हैं जाके कि भाई पैर में कांटा चुभ गया, तो अलग अलग। ठीक, क्या था, संतति का लिंग निर्धारण, यानी होने वाली संतान कैसी होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। तो इसके लिए जो सबसे प्रमुख हैं वो क्या होते हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्र मनुष्य में पाए कितने जाते हैं, 46 जोड़ी, मतलब 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र। अब 46 में से 46 जो गुणसूत्र होते हैं उनमें से दो, ठीक, दो जो गुणसूत्र होते हैं वो दो गुणसूत्र होते हैं कैसे, लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र। ठीक, और ये लिंग गुणसूत्र करते क्या है, ये लिंग का निर्धारण करते हैं। मतलब कि एक तो जो दो गुणसूत्र, एक तो यक्ष हो गया, दूसरा वायु गुणसूत्र। अब जो यक्ष गुणसूत्र होते हैं ये पाए जाते हैं महिलाओं में, यानी स्त्रियों में। ठीक, स्त्रियों में कौन से गुण पाए जाते हैं,
एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अच्छा, जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ी में बताए गए हैं, कितने? 23 जोड़ी। तो इनमें ये युग्मक होता है, यानी दो का होता है, तो एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक। पुरुष में कौन है? एक तो यक्ष पाया जाएगा, दूसरा वाई पाया जाता है। अब यहां से अब यानी जैसे स्त्री और पुरुष, अब इनका अगर मान लीजिए बच्चा कोई होगा तो वो कैसा होगा? लड़की होगी या लड़का होगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लड़का जिम्मेदार है या लड़की? जैसे पहले पुराने समय में परंपराएं चलती थी, वो जब राजा महाराजा या पहले अगर मान लीजिए किसी के यहाँ बार बार लड़कियां हो रही होती है तो फिर क्या किया जाता था? लड़कियां अगर हो रही होती तो बहुत से लोग क्या करते थे? लड़के की दूसरी शादी करा देते थे, या फिर उस औरत को घर से घर से भगा दिया जाता था। ठीक। कहते थे कि ये यही केवल मतलब लड़कियों को जन्म दे रही है, लड़कों को जन्म दे रही है, इसका मतलब इसका दोष है। लेकिन दोष तब ये नहीं पता था कि किसका है। अब लेकिन साइंस इतना आगे बढ़ गया, वो बता देता है किसका दोष है। तो देखो कैसे गुणसूत्र महिलाओं में पाए जाते हैं एक्स एक्स, यानी ये स्त्री। ठीक। दूसरी तरफ पुरुषों में पाए जाएंगे एक्स वाई, यानी ये पुरुषों में। ठीक। अगर मान लीजिए महिला का एक्स गुणसूत्र आया और पुरुष का भी एक्स गुणसूत्र आया तो ऐसी स्थिति में बन गया एक्स एक्स, और एक्स एक्स क्या होता है? लड़की होती है, यानी होने वाली जो संतान होगी वो लड़की होगी। ठीक। अगर महिला से तो यक्ष ही आएगा। ठीक। महिला से यक्ष आ गया, पुरुष से आ गया वाई, तो ऐसी स्थिति में फिर वो संतान लड़का होगी। ठीक। तो बात समझ में आई ना? तो लड़का होने के लिए, यानी अगर लड़का किसी के घर में नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार पुरुष है। भाई तुम वायु गुणसूत्र भेजो ना, है ना? वायु गुणसूत्र जब आएगा तो उससे क्या होगा? लड़का। और यक्ष गुणसूत्र आएगा तो उससे क्या होगी? लड़की होगी। ठीक। क्योंकि महिलाओं में तो पहले से ही एक्स एक्स है, पुरुषों में एक्स और वाई दोनों होते हैं। ठीक। अब इसमें क्या बताया? अनिषेचित अंडाणु। अनिषेचित अंडाणु का मतलब जब निषेचन जिसका नहीं हुआ है, यानी निषेचन का मतलब जिससे शुक्राणु नहीं मिले हैं, और जिससे शुक्राणु नहीं मिलेगा तो उस अंडाणु में, जो अंडाणु होता है उसमें केवल क्या पाए जाते हैं? एक्स गुणसूत्र होता है। अंडाणु मतलब महिलाओं में पाया जाएगा, और महिलाओं में हमने क्या बताया? एक्स एक्स। जब अंडाणु है तो एक्स एक्स हो गया। परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र और एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसके बाद ये तो थे अभी तक महिलाओं में, मतलब कि जीव पुरुषों में, या ये कह सकते हैं मनुष्यों में। अब आगे कीट एवं मेढक, कुछ अन्य जीवों के बारे में। कीट एवं मेढक जीवन चक्र पूर्ण करने में, इनमें हार्मोन्स का क्या योगदान है? यानी ये जितने भी हमारे शरीर में बदलाव हुए, यानी मनुष्य के शरीर में बदलाव हुए, वो किसके द्वारा होते थे? हार्मोन्स के द्वारा। और उन हार्मोन्स का इन जीवों के मतलब कि जो जीव हैं उनके जीवन में क्या योगदान है वो भी देखो जरा। हार्मोन्स का योगदान। टैडपोल जो मेढक होता है, मेढक की छोटी प्रजाति, यानी छोटा बच्चा जो मेढक होता है उसको टैडपोल कहा जाता है। टैडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कीट हार्मोन के द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेढक बनने में परिवर्तित नहीं हो सकते। ठीक। तो हार्मोन्स का ये इतना बड़ा रोल है। यदि हार्मोन्स यानी
मेढक को, छोटे मेढक से उसको वयस्क मेढक बनना है यानी बड़ा बनना है, तो उसके लिए क्या, जो जिस पानी में, जिस तालाब में वो रह रहा है उसमें आयोडीन की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। क्यों? जब आयोडीन की मात्रा उपस्थित होगी तो उससे जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है उसका उत्पादन यानी वो नियंत्रित होता रहेगा, और जब वो नियंत्रित होता रहेगा तो टेडपोल आसानी से वृद्धि कर पाएंगे। ठीक, अब जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है किशोर की पोषण आवश्यकताएं। और पोषण आवश्यकताएं क्या, यानी अब वर्तमान समय में एक स्थिति ये चल रही है कि ज्यादातर ये लड़कियों में है। लड़कियों को किशोरावस्था में सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक, लेकिन अपने आप को स्लिम रखने के लिए यानी पतली रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो भोजन यानी करना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, वो भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं करते। और ना करने का कारण यह है कि वो शरीर से कमजोर हैं। तो उनके लिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई, पोषण कितनी आवश्यकता है। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, यानी किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन अचानक होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। इसलिए जब जल्दी परिवर्तन होंगे तो हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा होगी। इसीलिए स्कूलों में क्या क्या आयरन की गोली खिलाई जाती है ताकि तुम लोगों के शरीर में आयरन की कमी ना हो, खून की कमी ना हो। अतः किशोर को संतुलित आहार लेना चाहिए। अब संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वो है जिसमें भोजन यानी भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश हो, है ना। यदि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो फिर हमारा शरीर जो होगा वो किसी न किसी वृद्धि से वंचित रह जाएगा, पूरी तरह से हमारा शरीर विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक, अब हमारा जो भोजन है, जो भारतीय भोजन, उसमें क्या है? भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं। भारतीय भोजन में हम लोग यही खाते हैं। एक संतुलित आहार है, यानी जो भोजन हम लोग कर रहे हैं वो संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, यानी सारे गुण दूध में पाए जाते हैं, इसलिए दूध को सर्वोत्तम आहार कहा जाता है। ठीक, फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। यानी जो शिशु है, शिशु का मतलब 0 से 6-7 महीने का जो बच्चा होता है छोटा सा, तो उसको अपने माँ के दूध से ही सारे पोषण मिल जाते हैं। लौह यानी आयरन, आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है, यानी खून के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है? आयरन यानी लोहा। तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य है, यानी इनका सेवन आपको निश्चित करना ही चाहिए। ठीक, अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए, क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं। यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें मिलता है दालों से, इसीलिए हर विद्यालयों में दालें बनवाई जाती है। निर्धारित कर दिया गया कि हफ्ते में 2 दिन दाल खानी है आपको। क्यों? ताकि प्रोटीन प्राप्त होता रहे। क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है? अब वसा और शक्कर ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। यानी हम लोग खाते तो खूब हैं डिब्बा चिप्स वगैरह, लेकिन इनमें किसी प्रकार का कोई खाद्य पदार्थ यानी जो पोषक तत्व वो पाए नहीं जाते हैं। अब हमारे शरीर में जो कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, यानी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है और उनसे कौन सा जो हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन निकलता है। तो जैसे सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यह वृद्धि हार्मोन है, यानी ये शरीर में वृद्धि के लिए या और भी कई सारे हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको मास्टर
जो है ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके बाद थायराइड, और थायराइड क्या करता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक। एड्रिनल, ये एड्रिनलिन अग्नाशय, तो ना ये अंतःस्रावी ग्रंथियां अग्नाशय, ये इंसुलिन। इसके बाद वृषण एंड्रोजन और अंडाशय एस्ट्रोजन। देखो जो एंड्रोजन है इसी को टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है, तो याद रखना एंड्रोजन ये एक इसी का एक अलग नाम भी है। तो ये हमारे शरीर में प्रमुख ग्रंथियां हो गई और ये उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये विकल्प में से क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे थायराइड ग्रंथि ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो हम बता सकते हैं थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन। ठीक। एड्रिनल ग्रंथि से तो एड्रिनलिन। ठीक। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है, वो जरा देखो। यवनारंभ में लड़कों में स्वरयंत्र के बढ़ने से जो अंग गले में सुस्पष्ट उभरा हुआ नजर आता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था एडम, है ना, एप्पल। इसके बाद किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, लड़के के गुणसूत्रों पर। ठीक। इसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन्स का मुख्य तत्व क्या है, तो थायरॉक्सिन तत्व का मुख्य तत्व क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन का, आयोडीन। इसके बाद आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अच्छा, मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हार्मोन जो शक्कर का स्तर नियंत्रित करता है, यानी ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करता है, उसको उसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन। इसके बाद में आपातकालीन हार्मोन्स उत्पन्न करने वाली ग्रंथि कौन है, तो एड्रिनल। इसके बाद मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े, और संख्या में कहा जाए तो 46। किस तत्व की कमी से टैडपोल वयस्क नहीं हो पाते हैं, आयोडीन। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन। ठीक। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था इसमें इतना ही है, और भी इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अब फिर देखे जाएंगे।